क्योंकि मैं गाना गाता था 1996 में कि नियम का बघारता रास्ता छोड़ा मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता, ऐसा भी गाता था। मतलब मैं व्यंग्य करता था, अटैक करता था। क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने एक दिन टीम को बताया कि देखो भाई ये जो लाल बत्ती वगैरह है ना, और सबसे पहले किसको बोला मालूम है? जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, बोले कि ऐसा है 4 दिन बाद अपने हाथ से अपनी बत्ती उतार करके और कूड़ेदान में डाल दी। और आपने शायद दृश्य देखा होगा, हर बड़ा मिनिस्टर खुद से अपनी बत्ती उतार रहा था और मनोज तिवारी मुस्कुरा रहा था। तो मैं इन सारी चीजों को जिताया। मेरी माँ 2 महीने बाद पूछती तो पैसा नहीं खा मांगा आजकल क्या बात बा? मेरी माँ भोजपुरी बोलती है। तो हमने बोला कि नहीं तू चिंता मत कर, हमारी व्यवस्था हो गई। तो बड़ी चिंतित होती थी कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और था। और उस लक्ष्य में हमारे यूनिवर्सिटी में जितने झगड़े होते थे मैं उसको भी निपटाता था। तो चुपिला वजह झगड़े, पता चला वो यूपी का है, वो बिहार का, इसी बात का झगड़ा हो। फिर बाद में कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर, इसी का झगड़ा करता हो कि आपने अपने कॉलेज में इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। हमारे एनवाईके के श्री एस.के. बब्बर जी जो भी बात कर रहे थे आपसे, वो इस जिले के संयोजक हैं और इस नाते उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि नेहरू युवक केंद्र के मूल उद्देश्य को हर युवा तक पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया बब्बर जी। और प्रिंसिपल साहब के दाहिने तरफ पूनम शर्मा जी हैं, जो एनवाईके की वो डिप्टी डायरेक्टर हैं। पूनम जी, आपका भी स्वागत। और सबसे दाहिने तरफ ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एक डिस्ट्रिक्ट के हेड डीएम होते हैं, वैसे ही एक एसडीएम हेडक्वार्टर होते हैं, वो स्वयं यहाँ आके उपस्थित है। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और यहाँ पे राम लखन जी जो यूथ मोटिवेटर हैं, वो इस दिल्ली के महरौली क्षेत्र से हैं। तो मैंने स्पेशली उनको अपने साथ लेकर के बुलाया कि भाई आप चलिए, आज हमारा यूथ का कार्यक्रम है। और उनके दाहिने तरफ, बाईं तरफ अनिल जी हैं, जो मूलतः तो बिहार से हैं मगर हरिद्वार से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, उसका कार्य देखते हैं। तो ये आए हुए थे हमारे घर पे, हमने कहा चलो आज आपको स्पेशल प्रोग्राम में शामिल कराते हैं। तो अनिल जी भी यहाँ शामिल हुए हैं। और सामने हमारे दो प्रोफेसर यहाँ जो इतिहास पढ़ाते हैं इस विद्यालय में, आप दोनों बैठे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और जितने यहाँ यूथ बैठे हैं, इस कार्यक्रम के संबंध में मैं भी पूछ रहा था बब्बर जी से कि मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए, होता क्या है कई बार कि बड़ा उद्देश्य से कार्यक्रम होता है लेकिन उसका मूल हमारे पास तक पहुंच नहीं पाता। नेहरू युवक केंद्र, जिसको हम शॉर्ट में एनवाईके बोलते हैं, ये इसकी स्थापना कब हुई थी बब्बर जी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हम लोग सांसद बनने के बाद नहीं किए हैं, ये तो पहले से चल रही थी और जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से है। लेकिन उसको एक सम्मान होता है ना, प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लेकिन जो उनके नाम से चल रहा है उसको और भी अच्छा करके कैसे लाभ दे सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। इसमें एक बड़ी बात छुपी हुई है। यहाँ सामने हमारे इस क्षेत्र के आशीष तिवारी जी और सभी गणमान्य लोग बैठे हैं, जो इसी कॉलेज से पढ़े लिखे भी हैं और कई लोग पढ़े लिखे बहुत जगह जा रहे हैं। आज मैं आप सबसे एक दो बात शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हो वो ऐसा एज ग्रुप है जहां एक बड़ा समंदर जीवन का पार करना है और अभी आप मुश्किल से 2-4 किलोमीटर उसमें आपकी यात्रा हुई है। हम आप सभी इस देश के गर्वित नागरिक हैं।
हम सभी का अपना अपना सोच है, हम सबकी अपनी अपनी शैली होगी बात करने की, व्यवहार करने की, लोगों से मिलने की, दोस्त बनाने की, सब। और यहां तक कि हम सभी आपस में कई अलग अलग जो पंथ है उसको भी हम अपने जीवन में रखते हैं, लेकिन इस सबसे सबको करने के ऊपर एक जो सबसे बड़ा भाव होता है किसी कंट्री पर्सन का, वो है कि हमारे लिए हमारा देश सबसे ऊपर है। इसी भावना को नेहरू युवक केंद्र आपके अंदर डालता है, और इसके साथ साथ आपके अंदर के जो गुण हैं उनको निखारना है। कई बार कहा जाता है कि जो राजा होता है ना, वो अपने देश में पूजा जाता है, उसकी मान्यता होती है, लेकिन जो विद्वान होता है ना, वो पूरे संसार में उसकी हर जगह पूछ होती है। एक संस्कृत का श्लोक है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जिसके अंदर अच्छा गुण है, जिसके अंदर अच्छी शैली है, जिसके अंदर अच्छा व्यवहार है, जिसके अंदर इंसानियत की चरम सीमा है, जिसके अंदर दूसरों को गले लगाने की बहुत क्षमता है, जिसके अंदर दूसरे को सुनने की क्षमता है, ऐसे व्यक्ति को संसार में कहीं भी ले जाओ, वो अपना जगह बना लेगा और धीरे धीरे अपने ग्रुप में लोकप्रिय हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं ना, हम लोग के फ्रेंड सर्किल होते हैं, दोस्तों के ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप होना मतलब गुटबाजी नहीं है। हमेशा एक ही क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें हो सकता है 4-5 बहुत अच्छे लोग कहते हैं हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड बनता कैसे है? बेस्ट फ्रेंड तभी बनता है ना, आप धीरे धीरे वॉच करते हो, वो थोड़ा आपसे आपको समय दे रहा है, आपके साथ बैठ रहा है, आप जो सोचते हो उसको बल दे रहा है। ये सारी भावनाएं आपके हमारे अंदर आती है। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमको लोग कहते थे कि मनोज तिवारी इज जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये अंग्रेजी का एक फ्रेज है। तो हमको क्या थोड़ा थोड़ा सब आता था। मैं थोड़ा क्रिकेट भी खेलता था, मैं थोड़ा रील भी था, मैं थोड़ा गाना भी गाता था, फिर मैं दोस्त बनाने में भी ठीक ठाक रहता था। मैं दोस्त बिगाड़ता नहीं था, बने ना बने, जो बन गए ना उनको बिगड़ने नहीं देता था। और बिगड़ने कैसे नहीं देता था कि मान लो कभी नाराज होगा मेरा दोस्त, थोड़ा कुछ बात हुई और गाली वाली बक दिया, तो मैं ऐसा नहीं करता था। ये भी हो सकता था वो गाली बका, मैं भी गाली बक दूं, फिर वो दोहरा दिया, मैंने उसको दे दिया, फिर तो खत्म, फिर तो दोबारा चांस नहीं रहता है। तो हम ना दूसरे कोई हमारे खिलाफ भी बोलता था, तो मैं बाद में उसको कुछ समय देके, स्पेस देके फिर पूछता था कि यार तुम मेरे बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रहे हो। तो इसके कारण क्या हुआ, मैं धीरे धीरे अपने क्लासरूम का हीरो बनता गया। देखो याद रखो, आप जहां भी पढ़ते हो, मैं पूछ रहा था कि ये स्टूडेंट्स कहाँ से हैं, कैसे हैं, तो बता रहे थे बबर साहब की इसमें शायद इस कॉलेज के कम लोग हैं। वैसे कुछ लोग आके बैठ गए होंगे जो देखे होंगे कि मनोज तिवारी आया है, तो ऐसे वक्त सबको इनविटेशन नहीं है, कोई सूचना भी बहुत नहीं है कि मैं आने वाला हूँ। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, NYK से जुड़े हैं तो हमें अपने टैलेंट को निखारने के साथ साथ हम सबको एक बात पे चिंता जरूर करनी है कि जो लोग हम युवाओं के बीच नफरत फैलाने में लगे रहते हैं, जो लोग हमारे में विष कुछ पॉइजनिंग करते रहते हैं। पॉइजनिंग मतलब ये नहीं कि हम कुछ पानी में मिला दिए तो ये पॉइजनिंग नहीं बोलते हैं, विचारों का भी पॉइजनिंग होता है मेरे दोस्तों। उससे कौन बचा सकता है हमारे समाज को, देश को? वो आप लोग कर सकते हैं। सपोज मान लो मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम लोग, ओ मनोज तिवारी तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, एमपी है, तो इसलिए ऐसी बात कह रहा है। ठीक है, कोई और बोलेगा
कोई दूसरे पार्टी का कहेगा। तो पॉलिटिकल व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा बात कहे, उसको हमेशा यही लिया जाता है कि ये आदमी पॉलिटिकल बात करे, ये तो पॉलिटिकल ही बोलेगा, ये जो कह रहा है ये फाइनल सत्य नहीं है। हम इस पे चिंता नहीं करते, होता रहता है, ऐसा होगा ही होगा। लेकिन क्या एक यूथ वो बातों को समझ करके NYK से जुड़ा है, तो हम कैसे सोसाइटी में अपनी बातें फैला सकते हैं जो अच्छी हो। हमारे यहाँ तो कानून बाद में आता है ना। हम लोग जो सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे, तो सोशियोलॉजी में एक पढ़ाई होती है धर्म की। अब धर्म कहते ही आजकल लोगों को क्या लगता है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी करेगा, जबकि उसका मतलब वो नहीं है। हमारे देश में शुरू से लोग क्या नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सुना तो होगा कहीं, विश्व का। तो मतलब हम धर्म के पद पे है, तो इसका मतलब कई लोग बना दिए, मतलब ये मनोज तिवारी हिंदू धर्म के पद पे है। वही हमारे मौलवी जी बोले तो कह देंगे, बोले हम धर्म के पद पे वो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन कहेंगे ये इस्लामिक पद पे है। अरे भाई, वो तो हिंदू मुस्लिम धर्म की कोई अलग बात है, लेकिन हमारा धर्म का पद का मतलब कि हम अधर्म के खिलाफ हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज को बताना बहुत जरूरी है। देखो, मैं गाना गाता था, मैं एक्टर था, आज भी गाना गाता हूँ, अभी भी कहोगे तो सुना दूंगा 2 गाने। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, मेरे अंदर बहुत बेचैनी भरी है। क्या बेचैनी भरी है? लोग पॉइजनिंग कर रहे हैं। हम आपको समाज के लोगों को कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे पॉइजनिंग करते हैं। देखो, करने वाले तो करेंगे, उनका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा उनका, लेकिन हम कैसे बच सकते हैं? मैं इस मामले में, चूंकि आई एम वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, और मैं कई बार, चूंकि आपको पता है मैं अपने दिल्ली का हेड भी रहा हूं अपनी पार्टी का, वो कई बार कहते हैं कि देखो, जो लोग भी धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या कम्युनिटी के नाम पे लड़ाते हैं, उनका विरोध करो, चाहे वो अपनी पार्टी में ही क्यों न। पहले मैं ऐसे नहीं सोचता था। पहले मैं सोचता था यार, यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ियां कर देते होंगे। जब मैं अंदर घुसा हूं, I entered into politics in 2013। अभी तक मैं एक छोटे से गांव का व्यक्ति हूं। आप सबको शायद ये अभी नहीं पता होगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, तो मेरा महीने का खर्च होता था 600 रुपये, और मुझे उस 600 रुपये के लिए अपनी मां को बहुत परेशान करना होता था। मैं बनारस में पढ़ता था, बिरला हॉस्टल में रहता था, जहां अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे। मैं बताना चाहता हूं लोगों को, अपने देश के लोगों को, कि मैं 2 दिन बाद देखता था ना कि मेरी माँ का किसी, जो हमारे गांव का अनाज लेता था ना, गल्ला लेने वाले लोग होते थे, जिसको लोकल व्यापारी बोलते थे, उनसे मेरी माँ का झगड़ा होता था, तनाव होता था। क्यों? क्योंकि वो लेके अनाज जाता था और मुझे पैसा देना होता था माँ को, तो उसका समय से देता नहीं था, तो भिड़ता था। तो धीरे धीरे वो मेरे माइंड पे असर किया। मैंने कहा नहीं, अब मैं माँ से मांगूंगा, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे अपनी पढ़ाई कर सकता हूं। और मेरा एक दोस्त था, उसके जीजा जी ठेकेदार होते थे, उनका बहुत काम था। तो मैं उनको बोला कि चूंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से थे, तो ठेकेदार महोदय को भी अच्छा लगता था कि मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स पर्सन था, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था।
मैं सिंगिंग भी करता था। मैं तो अपने क्लासरूम और कॉलेज में तो स्टार होता ही था। तो मैंने उनको प्रस्ताव किया कि सैटरडे संडे हम आपकी गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हो। तो मेरा नौकरी सेट हुआ ड्राइवर का और मुझे मिलना शुरू हुआ 400 रुपये इन 1989। अब तो बोलूंगा तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरा आत्मविश्वास बहुत आने लगा। फिर मैं क्रिकेट खेलने की, अच्छा मैं क्रिकेट खेलता था, तो मुझे मैच खेलने के लिए 100-150 रुपया भी मिलने लगे। तो मैं इन सारी चीजों को जिताया। मेरी माँ 2 महीने बाद पूछती तो पैसा नहीं खा मांगा था आजकल, क्या बात बा? मेरी माँ बहुत बुरी बोलती है। तो हमने बोला कि नहीं तू चिंता मत कर, हमारी व्यवस्था हो गई। तो बड़ी चिंतित होती थी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो मैं उसको विश्वास दिलाया, क्योंकि उसको नहीं बोलना चाहता था मैं कि मैं किसी का पार्ट टाइम ड्राइवर हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और था। और उस लक्ष्य में हमारे यूनिवर्सिटी में जितने झगड़े होते थे मैं उसको भी निपटाता था। तो चुपिला वजह झगड़े, पता चला वो यूपी का है, वो बिहार का, इसी बात का झगड़ा हो। फिर बाद में कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर, इसी का झगड़ा है। और ये सब चीजें हमको इसलिए परेशान करती थी। मैं इस हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं सर, मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का वो खूब पढ़ा हूं। आई वाज गुड स्टूडेंट, मेरी बस इंग्लिश कमजोर है, बाकी और मैं जितना गाना गाया हूं ना, वो गाना बहुत सोच सोच के गाया। आप लोग कभी सोचते हो कि मनोज तिवारी ने रिंकिया के पापा गाया है, गाया तो है, बट वो भी तो कुछ सोचा ना उसमें। हमेशा मेरे 5 गाना कानून बन गए। जो मैं गाना गाया ना वो कानून बन के आया। और संजोग देखो, जब कानून बना तो आई वाज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर हु वोटेड फॉर दैट लॉ। मैं गाना गाता था भ्रूण हत्या का, याद है आपको? 95, 96, 93। अगर आप सब लोग, आप लोगों को नहीं बोल रहे, ये तो सब जन्म नहीं लिए होंगे उसी समय में मैक्सिमम। तो हमारे यहाँ क्या होता था, मैं देखा रिश्तेदार लोगों को कि वो अल्ट्रासाउंड कराते थे। अल्ट्रासाउंड नया नया आया था और बेटियों को पैदा ही नहीं करना चाहते थे। एक शब्द चलता था, क्या हुआ? अच्छा पता चला कि बेटी है तो सफैया कराते। और तभी से मुझे बहुत पेन होता था, यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर माय जॉब। तो मैं सोचता था आज तो बेटा नौकरी के लिए परेशान हो, कल लड़की के शादी के लिए भी लाइन लगाना पड़ेगा तुमको। और मैंने इसको गाया, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने एक्सप्रेस किया। तुरंत आके सुनो क्या गाया था। अगिया दहेज के, ये देखो भोजपुरी में है क्योंकि मैं तो भोजपुरी गाता था। अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावर परहेज हो गई। तब मैंने खतरा बताया था कि ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुग आई, शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई हो। सुनी हो के शुरू अब तो सेज हो गई। कितने लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, मांगो दहेज लो, फिर जो दहेज देगा वो अपना अपनी योग्यता देखेगा ना, तुम योग्यता में आते ही नहीं हो। मुझे सोचो कितना खुशी हुआ होगा कि भ्रूण हत्या के खिलाफ जो कड़ा कानून बना, मैं भी उसके वोट देने वाला इंसान से। मैं वीआईपी कल्चर के खिलाफ गाना गाता था। वो लाल बत्ती चलती थी, लाल बत्ती नीली बत्ती। कई बार, अब तो आप लोगों को अभी आप लोग, चूंकि आप लोग पिछले 6-7 साल में
सब दुनिया देख रहे हो, तो अब आपको लाल बत्ती दिखती नहीं होगी, कितने लोगों को तो याद ही नहीं होगा लाल बत्ती कहाँ थी। क्योंकि मैं गाना गाता था 1996 में कि नियम का बघारता रास्ता छोड़ा मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता, ऐसा भी गाता था। मतलब मैं भिन्न करता था, अटैक करता था। क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने एक दिन टीम को बताया कि देखो भाई ये जो लाल बत्ती वगैरह है ना, और सबसे पहले किसको बोला मालूम है, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, बोले कि ऐसा है 4 दिन बाद अपने हाथ से अपनी बत्ती उतार करके और कूड़ेदान में डाल दी। और आपने शायद दृश्य देखा होगा, हर बड़ा मिनिस्टर खुद से अपनी बत्ती उतार रहा था और मनोज तिवारी मुस्कुरा रहा है। तो ये मेरा एक ये भी संदेश है, एक्सप्रेसिव बनो, एक्सप्रेस करो। और एक्सप्रेस करने के पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे एक्सप्रेशन से कहीं सोसाइटी में नफरत तो नहीं फैल रही, हमारे एक्सप्रेशन से कहीं 2-4 लोग आपस में 2-4 कम्युनिटी लड़ तो नहीं जाएगी। अगर इतना सोच के आप बोलते रहे ना, तो आप विश्वास करिए सही बात सही जगह पे बोली हुई दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकता, आज न कल उस पे निदान होगा ही। अब आप लोग कहेंगे, सोचोगे कि इंडिया के पापा क्यों गाए, तो मैं देख रहा था ना कि अभी सोसाइटी चेंज हो रही है। पहले हमारी माँ बोलती थी कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो आजकल कौन मानता है भाई। अब तो ऐसा रहेगा कि पत्नी पति को प्यार ही नहीं कर रही अगर नाम नहीं लिया तो इसको क्यों रोकना है। और मान लो कभी पत्नी ने कह दिया कि जरा सा मेरी पत्नी कहते हैं जरा सा चाय बना देना, तो मेरी बेइज्जती हो गई। ये मानस में किसने डाला कि फिर सिर्फ पत्नी चाय बनाएगी। और आप बाहर भाषण देते हैं सब समान होना चाहिए, ये होना चाहिए, बच्चा खिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को मैंने गाना गाया, चट देनी मार देनी खींच के तमाशा हौसले रिंकिया के। हंसते हंसते मैंने बहुत बड़ी बात कही। क्या कही? ही हंस देने। मैंने ये नहीं कहा हा 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 हंस देने, मतलब रावण जैसा अट्टहास कर रहा है, ऐसा थोड़ी बोला। ही हंस देने मतलब उसको हंसी मजाक में हस्बैंड ने लिया और हंस दिया, वाइफ भी खुश हो गई और आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा हो गया पतिदेव महोदय। सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, उनका बिना नाम लिहले कुछ न काला। नाम लेके कहेली की चाय दो जरा सा ही हंसने मतलब एक्सेप्टेड विद क्या उसको स्माइल। इसमें सही सही से ठीक कर दो मुझे। एक्सेप्टेड विद अ स्माइल। चलो भाई वाइफ ने कहा यार तो रोटी बना। तो मैं कई विद्वानों को सुनता हूं ना कि दाम्पत्य कैसे खुश रहे, तो ऐसा गाना छोटा छोटा बनाते रहता हूं। और मैं अपनी संस्कृति का फिर भी मैं जैसे मैं मूलतः आई एम फ्रॉम बिहार, तो एक मौका मिला मुझे अनुराग कश्यप का गाना गाने को मिला, मैंने कहा ये जरूर गाऊंगा। पता नहीं आपने सुना हो, ओ जिया हो बिहार के लाल, ऐसे गाना है। जिया तू हजार तनी नाची के तनी गाई के। अब देखो जैसे हम लोग जब जाते हैं ना पॉलिटिकली, जो हमारे अपोनेंट लोग हैं वो हमको इस बात से ना हमारी मीम बनवाते हैं, नाचता है गाता है। तो ये नाचना गाना सामान्य बात थोड़ी, इट्स एन आर्ट सर ना। तो इस बात के लिए मुझे अच्छा वो लोग जितना गरियाते हैं उतनी पब्लिक हमको प्यार देने लगती है। इट्स ए स्किल, ये गुण है और ये वाइके उन गुणों को उभारने में लगी है। क्यों? ठीक है ना? भगवत जी पत्नी का फोन है, वो तो बतिया लेना, मैं ही चाहता हूँ। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि यूथ में ना थोड़ा सा तनाव जैसा आ रहा है।
कभी टीचर का तनाव, कभी अपने क्लासेस का तनाव। मैं अपने प्रिंसिपल महोदय हैं आप सभी से, देखिए मेरा एक जीवन का बड़ा अनुभव है और आप इसमें मेरा ना, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्टडी कर सकते हैं। हम लोग गांव में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गांव से बाहर निकलेंगे। मैं 4 किलोमीटर रोज अपने गांव से पैदल पढ़ने जाता था। 4 किलोमीटर जाना जाता था, 4 किलोमीटर आना भी होता था ना। उसके बाद भी क्या हम जो चाहते थे या जहां मेरा रास्ता गया, हमारा तो कोई गॉडफादर नहीं है। हमारी माँ आज भी वो निरक्षर है, लेकिन निरक्षर है, अगर निरक्षर है तो मैं उसे अशिक्षित नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि चोरी मत करना, पाप मत करना, दूसरे का कर्ज लेना तो दे देना। ये शिक्षा कौन देगा हमें? ये हम सबको, आपको, हमको डिस्कशन में लाना पड़ेगा। मेरी माँ निरक्षर हो सकती है, आपकी माँ निरक्षर हो सकती है, लेकिन मेरी माँ की शिक्षा बड़े उच्च स्तर की है, वो होना बहुत जरूरी है। और उसने जो किया उसको हमें अपने बच्चों में लाना बहुत जरूरी है। इतनी बात करके मैं आप सबको ऑल द बेस्ट। अभी देखेंगे किसको किसको पुरस्कार मिला, मुझे नहीं मालूम है। जिनको भी मिला वो खुश, जिनको नहीं मिला वो अभी से कमर कसो कि हमें दूसरा खिताब हमें ही जीतना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की